अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टिमुलस लिखा हुआ है एक वर्ड। तो आपको याद होगा एफएससी के अंदर मैं आपको सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ कि stimulus क्या चीज़ थी। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली, कोई भी ऐसा चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा दे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलस जो है रिसेप्टर के थ्रू जो है जाता है, रिसीव होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। वहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होती है, इसका कंपैरिजन होता है विद द प्रीवियस नॉलेज, और उसके अकॉर्डिंग फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। इफेक्टर ऑर्गन जो है आपकी बॉडी के अंदर दो ही होते हैं, या तो वो मसल होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो है जब जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल नेचर का हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रहा हो, तो मसल रिस्पॉन्स करते हैं। और ग्लैंड जो है दूसरा आपका इफेक्टर ऑर्गन है, जो कि अक्सर बेशतर तभी एक्टिवेट होता है जब इंटरनल इन्वायरमेंट से आपके पास जो है स्टिमुलस आ रहा होता है। तो ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। और इफेक्टर ऑर्गन जब स्टिमुलेट होता है तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है: ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? वो हार्मोन्स या वो सब्सटेंसेस जो एक ग्लैंड से रिलीज होते हैं, देन वो ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और किसी डिस्टेंट ऑर्गन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। उसको हम एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं और इस एक्शन को एंडोक्राइन एक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। पैराक्राइन क्या होता है कि एक सेल से जो है कुछ सब्सटेंसेस रिलीज हों और वो नेबरिंग सेल्स को अफेक्ट करें, उसको हम कहते हैं पैराक्राइन। और ऑटोक्राइन क्या होगा फिर कि एक सेल से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज हों और वो उसी सेल्स के ऊपर जो है एक्ट करें, तो उसको हम ऑटोक्राइन का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो लिखा है स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद वाली चीजें इसने नहीं मेंशन की, ठीक है। इसने डायरेक्ट जो है इफेक्टर ऑर्गन से यानी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवा दिए। और यहाँ पर हमें दो तरह के हार्मोन्स नजर आ रहे हैं: ग्रुप वन हार्मोन्स एंड ग्रुप टू हार्मोन्स। ग्रुप वन हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये आपके लिपिड इन नेचर हॉर्मोन्स है, ठीक है, जो कि स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। और ये वाटर के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं होती, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है ये। अब यहाँ पे कॉमन सेंस हम यूज करेंगे। ग्रोथ हार्मोन जो हैं जो क्लास वन के हैं, ग्रुप वन हार्मोन्स जो हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। तो इस वजह से इनके ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जिनको कैरियर प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। तो ग्रुप वन के लिए कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब इनके साथ कैरियर प्रोटीन्स अटैच कर जाती हैं तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती जल्दी। इस वजह से इनकी हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि ये लिपोफिलिक इन नेचर है, तो सेल मेम्ब्रेन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है, तो ये उसको इजीली क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। जब ये क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स इनके प्रेजेंट होंगे। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है देन डीएनए के अंदर मूव करेगा, और वहां पर मूव करने के बाद वो डीएनए से बाइंड करेगा, जहां पर जीन ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। उसके रिजल्टेंटली कुछ प्रोटीन्स बनेंगी जिनको जो कि ट्रांसपोर्टर चैनल्स भी हो सकते हैं। तो दो तरह से इनका एक्शन है। दूसरी तरफ आपको ग्रुप टू हार्मोन्स जो है नजर आ रहे हैं, ये वाटर के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी होती है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये लिपोफिलिक नहीं होते, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये लिपोफोबिक होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी है, तो ये ब्लड के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो इनके लिए कैरियर प्रोटीन्स का होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ कैरियर प्रोटीन्स बाइंड नहीं करती, ये फ्री होते हैं। इस वजह से इनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो इनकी हाफ लाइफ कम हो जाती है, ठीक हो गया। हाफ लाइफ कम होगी। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है कि क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक हैं, लिपोफोबिक हैं, तो लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, तो ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये उनके साथ बाइंड करते हैं, उनके साथ बाइंड करने के बाद ये कुछ चेंजेस जनरेट करते हैं, जो कि बाद में सेल के अंदर कुछ सेकंड मैसेंजर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। ये फिर उनके जरिए इनका एक्शन होता है। वो सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी पाथवे, जीएमपी पाथवे, कैल्शियम फॉस्फेटाइल इनोसिटोल पाथवे, जैकस्टेट पाथवे, वो हम सारे
आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो देख लेंगे। वो जो सारे फैक्टर्स हैं फिर क्या करवाते हैं, जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ठीक है। जीन ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्रोटीन्स बनेंगी, चैनल्स प्रोटीन्स होंगी वो, ठीक है। जो प्रोटीन बन गई है उनकी प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन होगी, ठीक है। जो प्रोटीन बन गई ट्रांसलोकेशन होगी, अब वो जहां पर उनकी जरूरत थी वहां पर पहुंच गई है, तो वहां पर जाकर उनकी मॉडिफिकेशन होगी। जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी पहले भी, कि जिस तरह पेप्सिनोजिन जो है पहले बनता है बाद में पेप्सिन होता है, तो उसकी एक्टिवेशन होती है, तो दिस इज प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। और प्रोटीन ट्रांसलोकेशन क्या है कि जहां पर प्रोटीन बनी है उसकी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है, तो गोल्जी इसको पैक करता है और उसको जहां पर रिक्वायरमेंट है इसकी वहां पर इसको सेंड आउट कर दिया जाता है ट्रांसपोर्टर चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चार इनके फंक्शंस हैं ग्रुप 2 हार्मोन्स के। ग्रुप 1 हार्मोन्स के दो फंक्शन है। ग्रुप 1 जो है वो लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है। इनको ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए कैरियर प्रोटीन्स का जरूरत होती है, ठीक है। इसके साथ जो है इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है और ये इनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं और ट्रांसपोर्टर चैनल्स की सिंथेसिस करवाते हैं। ग्रुप 2 हार्मोन्स जो हैं ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट के लिए इनके लिए कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। इस वजह से इनकी हाफ लाइफ जो है वो कम होती है और इनके रिसेप्टर जो है वो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ठीक है। ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टर चैनल्स बनवा सकते हैं, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन करवा सकते हैं और प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर इनका जो है डिफरेंस दिया गया है, चैप्टर 41.4 जो टेबल है इसका, इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप 1 हार्मोन्स टाइप इसकी क्या है, स्टेरॉइड्स है। आइडोथायरोनिन इसके अंदर आते हैं, ये थायराइड हार्मोन को कहते हैं, T3 T4। कैल्सिट्रायोल विटामिन डी को कहते हैं। रेटिनॉइड्स जो है विटामिन ए का नाम है। सॉलिबिलिटी इनकी क्या है, ये लिपोफिलिक इन नेचर है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इनको चाहिए होती हैं और प्लाज्मा में इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, आवर्स टू डेज के अंदर। रिसेप्टर इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मीडिएटर क्या है इनका, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। जबकि ग्रुप 2 हार्मोन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं, प्रोटीन इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीन या कैटिकोलामाइंस। इसी के साथ कैटिकोलामाइंस का जिक्र कर देते हैं। कैटिकोलामाइंस सेकंड ईयर, जब हम सेकंड ईयर में थे तो ये ऐसी क्यों आया था, डिफाइन कैटिकोलामाइंस। तो डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई। कैटिकोला एमाइंस, कैटिकोल एमाइंस, these are the amine derivatives of catechol. now what are catechol? कैटिकोल बच्चे कहते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जिसके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम कैटिकोल का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। बेसिकली ये अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं। टायरोसिन का आप स्ट्रक्चर देखें तो वो साइक्लिक होता है और उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है और उसके बाद फर्दर रिएक्शंस के अंदर उससे पहले डोपामिन बनता है, डोपामिन के बाद जो है नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, फिर इसकी मिथाइलेशन होती है तो एपिनेफ्रिन बन जाता है। तो कैटिकोला एमाइंस, दीज आर द एमाइन डेरिवेटिव्स ऑफ द कैटिकोल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ग्रुप 2 हार्मोन्स जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसलिए इनको कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है और इनकी हाफ लाइफ फिर क्या होगी, कम, विद इन मिनट्स ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके मीडिएटर ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है इसको इसके थ्रू एक्ट करते हैं, जिसमें साइक्लिक जीएमपी, एएमपी, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, काइनेज, जैक्सटेट पाथवे जो है, ठीक है। इसके साथ जो है ना यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं आपके टेबल 41.3 से, ठीक है। इसको आपने याद करना है कि कौन से जो है ग्रुप 1 हार्मोन्स है, ये पहला ग्रुप 1 हार्मोन्स है, ठीक है। इसके अंदर आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और सेक्स हार्मोन जिसमें एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स, ठीक है, ये आते हैं। साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, वो भी आएंगे। रेटिनोइक एसिड जो है विटामिन ए को कहते हैं, मैंने बता दिया। थायराइड हार्मोन्स जो है वो T3 T4 है, ठीक है। और यहाँ पर विटामिन डी, कैल्सिट्रायोल विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक एएमपी पाथवे को कौन कौन फॉलो करते हैं, इसमें अपनी इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो एसीटीएच है, ठीक है। एसीटीएच के बाद एडीएच है, ये याद रखना है, कैल्सिटोनिन। साथ आपने याद रखना है इसमें पैराथायराइड हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साइक्लिक जीएमपी के अंदर आपने जस्ट एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड दो ही हैं, ये याद हो जाएंगे। और कैल्शियम इनएसिटोल फॉस्फेट पाथवे के अंदर आपने याद रखना है वो वेजोप्रेसिन है आपका, ठीक है। उसके साथ जो है ऑक्सीटोसिन है,
इसके साथ आपने थायराइड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एडीएच और वेसोप्रेसिन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैकस्टेट पाथवे जो है, इसमें कौन कौन से, इसमें सारे ग्रोथ फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। सिंपली वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं बस, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, और साथ में आपने इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन जो है इनको याद रखना है।